तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी के कुछ सेलेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। और ये जो प्रश्न यहाँ पर रखे जा रहे हैं चैनल के माध्यम से आपको परीक्षा में वैसे ही देखने को मिलेंगे। तो सारा जो जितना भी कंटेंट यहाँ पर कराया जा रहा है वो देख लीजिएगा। और सब्सक्राइबर को मत देखिएगा, सिर्फ कंटेंट देखिएगा, डिटेल देखिएगा। और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ दावे के साथ कि आप जो भी प्रश्न यहाँ पर देखेंगे यूपी टेट के एग्ज़ाम में आपको देखने को ही मिलेगा। और जब आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देकर आएंगे तब कहेंगे कि हाँ भैया, मैंने एक ऐसे चैनल से तैयारी की थी जहाँ सब्सक्राइबर तो थे नहीं, लेकिन प्रश्नों की संख्या यूपी टेट में थी। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। लिखा हुआ है, कनक कनक ते सो गुनी मदकता अधिया अधिकाय में कौन सा अलंकार है। ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा। और यूपी टेट में इस प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं, पिछले पेपर्स आप उठा लीजिएगा। चैनल कभी भी, मेरा चैनल हवा हवाई में बातें नहीं करता है, न ही ऐसे प्रश्नों को रखता है जिनको देखने के बाद कुछ भी ना आए। तो देख लीजिएगा, कनक कनक, देखिए सीधी सी बात है। इसका अगर हम उत्तर देखें तो यमक अलंकार हो जाएगा। अब भैया यमक अलंकार क्यों होगा, एक बात ध्यान में रखिएगा। यमक अलंकार वह अलंकार होता है भैया जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है। और दूसरी बात है, देखिए एक शब्द दो से या दो से अधिक बार आता है, इसमें दो या दो से अधिक बार आया है, और उसका अर्थ कैसा होता, अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पर पहला जो कनक दिया गया है, ध्यान रखिएगा, पहले कनक का अर्थ होता है सोना, और दूसरे यहाँ पर कनक का अर्थ बताया गया है धतूरा। ध्यान रखिएगा, सोने से व्यक्ति के धन में के मद में चूर हो जाता है, और धतूरा खाने से मदहोश हो जाता है। यानी दो बार शब्द आया है, एक ही बार एक ही शब्द, और लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वो यमक अलंकार ही कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो आंख बंद करके लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऐसे प्रश्न हैं और आएंगे, और आप इनको कुछ भी कीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ भी अपने चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर ले लीजिएगा। मौका मत छोड़िएगा, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे कि आपने क्या छोड़ा इस चैनल से। तो चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से आप ले लीजिएगा पीडीएफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है भैया, ये आया संधि से। संधि से प्रश्न यूपी टेट में आता है। अगर आप इसका प्रमाण भी चाहते हैं तो पिछले पेपर से उठा के देख लीजिएगा। मैंने पहले ही बोला है, ये चैनल कभी भी हवा हवाई में बातें नहीं करता, नहीं ऐसे प्रश्नों को रखता है जो आपको देखने को ही ना मिले। तो चलिए यहाँ पर पहला जो अगला प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए पवन शब्द का संधि विच्छेद, ध्यान रखिएगा, प प्लस अन होगा। प प्लस अन होगा संधि विच्छेद। अब कभी कभी ये भी आ जाता है, पवन शब्द में कौन सी संधि है, यानी कौन सी संधि है, तो भैया ये अयादि संधि है। और संधि को लेकर आपने ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ा होगा, तो आप वो देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पर आपको बस इतना ही बताऊंगा, ये अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होता है प प्लस अन होता है। अगर मैं आपको इसको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर ये दिया गया है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं प्रश्न को ठीक ठाक कर लूँ। चलिए यहाँ पर दिया गया है, चौराया शब्द में कौन सा समास है। देखिए समास से ये प्रश्न आया है, और पूरा वीडियो देख लीजिएगा, और परीक्षा दे के आएंगे तो बोलेंगे भैया बात थी चैनल में, और आपको चैनल से कितना क्या मिला मैं परीक्षा देने के बाद इस पर आप सभी से बात करूंगा। तो चलिए चौराया की अगर बात करें तो भैया, चौराही शब्द की बात करें तो ये द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। आप कहेंगे भैया ये द्विगु समास ही क्यों होगा, ध्यान रखिएगा, द्विगु समास वो समास होते हैं जहाँ पहला पद होता संख्यावाची, यहाँ पर संख्या का बोध कराए, और चौराहा का अर्थ होता है चार राहों का समूह, यानी चार क्या संख्यावादी यहाँ पर आ रहा है, संख्या को दर्शा रहा है, और चौराहे का अर्थ होता है चार राहों का समूह, इसलिए द्विगु समास। ध्यान रख लीजिएगा, द्विगु समास में आप सभी जानते हैं संख्यावाची। द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया था, आपको दो शब्दों के बीच में ये चिन्ह देखने को मिलेगा, या आपको और लगा हुआ मिलेगा। तत्पुरुष में आप सभी जानते हैं कारक चिन्ह का लोप होता है का की को के लिए, और कर्मधार समाज आप सभी जरूर बताइएगा क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। मैंने पिछले वीडियो में कई वीडियो में बताया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का मैंने आपको बताया, तो आपने बहुत से विद्यार्थियों को इसका पता भी होगा कैसे हम पहचानते हैं। तो भैया मेरी और
मेरा करके और पहचानते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग। आपको कभी भी पता करना हो ये शब्द पुल्लिंग, देखिए पानी, पानी पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ तो आप कैसे यहाँ पर बता सकते हैं। मेरा पानी आपने सुना होगा, मेरी पानी कभी नहीं सुना होगा, तो ये स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है ना। दही, मेरा दही, मेरी दही आपने कभी नहीं सुना होगा, तो ये पुल्लिंग है। नदी, मेरा नदी कभी नहीं सुना होगा, मेरी नदी सुना होगा, तो भैया ये नदी क्या आपका हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं और आंख बंद करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग के प्रश्नों को सही कर आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ले लीजिएगा। चैनल के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो चलिए, आम का प्रश्न आ गया है, मुंह मीठा कर लीजिएगा। आम तो आप सभी ने खाए होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने लोगों को पसंद है या नहीं पसंद है। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है भैया। आम का पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ की बात करें पर्यायवाची शब्द नहीं की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका ये पिक। अब ध्यान रखिएगा, अब कैसे आप पहचानेंगे। देखिए, रसाल और सहकार, रसाल सहकार, देखिए ये तो नहीं है आम का पर्यायवाची। रसाल, सहकार और अमृत फल, ये तीनों ही आम के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी रसाल भी मिल जाएगा, सहकार भी मिल जाएगा, अमृत फल भी मिल जाएगा, उनको ही कहते हैं आम। लेकिन पिक की बात करें तो भैया ये पिक कोयल का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पिक किसका पर्यायवाची है, कोयल। कोयल ध्यान रख लिया, कभी कोयल का पूछ लिया जाए तो आपको पिक लगाकर आ जाना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न आपके सामने ये रहा, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है भैया। अंधे की लाठी, तो अंधे की लाठी का यानी एकमात्र सहारा होता है, ये तो सभी को पता ही होगा। आंख बंद कर कर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में और क्या बताना, आप सभी पहले से ही जानते होंगे। सही वर्तनी से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं यूपी टेट में। और देखिए ये जो मैंने आपको बताया है कि आपको इस चैनल के माध्यम से वही प्रश्न मिलेंगे और परीक्षा में देखेंगे कि आपको यहाँ से प्रश्न 60 से 70% बनेंगे, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। तो देख लीजिएगा, सब्सक्राइबर पर कभी भी देखकर अपनी तैयारी मत कीजिएगा कि फलाने चैनल पर मिलियन सब्सक्राइबर थे। वही मिलियन सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो आपको मैराथन क्लासेस करा देंगे, आएंगे 2-4 प्रश्न। क्या मतलब है ऐसे मैराथन क्लासेस का, प्रश्न वही रखिएगा, संख्या कम हो लेकिन उनमें से प्रश्न एग्जाम में आने चाहिए। तो देखिए ये प्रश्न आप सभी जानते हैं, जो बच्चे पढ़े होंगे, यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने अभी तक यूपी टेट दिया होगा 2011 से, ये प्रश्न कई बार पूछा और हर प्रतियोगी परीक्षा में, ऐसा नहीं यूपी टेट में, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। सही बर्तनी वाला शब्द चुनिएगा भैया। उज्जवल को ध्यान में रखिएगा, उज्जवल में क्या होता है, आपको बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। आपका आधा जात 2 बार बनता है, ये ध्यान रखिएगा। उज्जवल में ये प्रश्न आता ही है प्रतियोगी परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यहाँ पर आपको टॉप 20 प्रश्नों को कराया जाएगा। चलिए जल्द से जल्द वीडियो को समाप्त करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, है निश्चयवाचक यानी निश्चय हो बिल्कुल तरीके से, ठीक है ना। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो भैया ये है, तो देखिए ये है। अब यह क्यों है भैया निश्चयवाचक सर्वनाम, ध्यान रखिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं अगर सीधे शब्दों में बोला कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान हो, उसकी निश्चित तौर पर यहाँ पर वो बोध कराते हैं, उनको क्या बोल देते हैं हम भैया, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर करें यह मेरी पुस्तक है, तो भैया अगर आपने बोला ये मेरी पुस्तक, तो बिल्कुल निश्चित करा रहा है कि ये उस किसकी पुस्तक है, उसकी पुस्तक है। वह तुम्हारा घर है, तो यानी कंफर्म है, निश्चय है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। कौन की अगर बात करें तो भैया यहाँ पर ये प्रश्नवाचक है, निश्चय नहीं है, ठीक है ना। कुछ की बात करें तो अनिश्चयवाचक है, कुछ निश्चित नहीं है, कितने, ठीक है ना। स्वयं की बात करें तो ये निजवाचक है, खुद के लिए, ठीक है। ये निश्चयवाचक में नहीं आता, निश्चयवाचक में यह आता है। ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। चलिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आज के समय में यही समय है। और वर्तमान समय की अगर बात करें भैया, जिसकी लाठी है उसकी ही भैंस होती है, ये मान लीजिएगा। और अगर आपके पास लाठी नहीं तो आपकी कुछ भी नहीं है, तो इसका तो आप खुद ही देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है एक किस प्रकार का वाक्य के बारे में। देखिए थोड़ा बदल कर प्रश्न आ गया है, इसका अर्थ नहीं पूछा गया, किस प्रकार का वाक्य है
ये यहाँ पर पूछा गया है। तो भैया ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन में सी चले जाएंगे। अब आप कहेंगे हाँ ये ऐसा क्यों है, और इसका जो जिसकी लाठी उसका भैंस मिश्र वाक्य क्यों, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर मिश्र वाक्य क्यों है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जिसकी लाठी किस पर निर्भर है? उसकी भैंस। तो यहाँ पर सीधे शब्द में बोला जाए, जो आश्रित जो आपका उपवाक्य है वो मुख्य उपवाक्य पर क्या करता है? निर्भर, यानी निर्भरता रहती है। यानी जो मैन है उसकी आश्रित होता है दूसरे उपवाक्य पर, तो इसलिए मिश्र वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, एक दूसरे पर निर्भर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? भैया निडर, निडर की अगर बात करें तो अगर हम यहाँ से नी को हटाते तो ये अलग शब्द पूरा यहाँ पर उसका मीनिंग निकल रहा है, यानी उसका उच्चारण डर, डर सभी जानते, उसके आगे नी लगा दिया। और उपसर्ग सभी जानते जो शुरुआत में लगते हैं, प्रत्यय जो अंत में लगकर शब्दों का जो अर्थ चेंज कर देते हैं, और उपसर्ग शुरू में लगकर चेंज कर देते हैं। तो भैया यहाँ पर नी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, पावक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? यानी पावक शब्द की अगर बात करें तो भैया अक लगा हुआ है ये प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय अंत में ही लगता है तो अक हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और ये शब्द जो पावक जो शब्द बना है ये किससे बना है? ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आता है। प प्लस अक, ध्यान रखिएगा, प प्लस अक शब्द से बना है पावक। ठीक है ना, और ये कौन सी संधि है भैया? अयादी संधि है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है पावक कौन सी, कितने शब्दों से, कौन से शब्दों से मिलकर बना है? तो भैया प प्लस अक से मिलकर बना है। चलिए अगला है, गंगा का उद्गम स्थान है भैया, गंगा का, गंगा के बारे में सभी जानते हैं। तो गंगा नदी हिमालय में स्थित एक गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री कहीं ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है गंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न है, बीरबल की खिचड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? बीरबल की खिचड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है भैया? तो हम सभी जानते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो ये अकबर बीरबल की कहानियों में आपने देखा होगा। तो अगर ऑप्शन के साथ यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर दिया है 1 मिनट को 13वां। तो नीचे चलते हैं, देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे दिया गया असंभव कार्य। यानी बीरबल की खिचड़ी का अगर आपने सुना हो, कई चर्चित है ये। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसका, ये एक मुहावरा है। और ये कब प्रयोग किया जाता है? बीरबल की खिचड़ी तुम्हारी हो गई है, यानी वो काम जो बहुत लंबा चले और कभी पूरा ना हो, यानी लंबे समय से चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा ना हो, उसके लिए हम इसका प्रयोग कर देते हैं बीरबल की खिचड़ी। ये बार बार यूट्यूब नोटिफिकेशन आ जाता है, परेशान करता है। ठीक है ना, असंभव कार्य है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम असंभव कार्य की तरफ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14वां, मौन। भैया देखिए, अगर आपको अपने जीवन में सफलता पानी है, परिवार में रिश्तों को बचाकर रखना है, तो कहीं ना कहीं आपको मौन होना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों को लेकर चुप रहना पड़ेगा। तो भैया मौन का विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल। और वाचाल जो होता है, कौन होता है? जो अधिक बोलने वाला होता है। ठीक है ना, शांत के बारे में सभी जानते हैं। मुखर, मुखर क्या होता है? देखिए मुखर आपने एक अध्याय पढ़ा होगा, मुखर होना चाहिए। ठीक है ना, यानी पूरी तरीके से आपको अच्छी तरीके से मुखर के रूप में सबके सामने रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इतना ही समझे, मौन का विलोम शब्द क्या होता है? वाचाल, बोलने वाला। मौन मीन्स चुप रहने वाला। चलिए अगला है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए 15वां का अगर देखें भैया, करुण रस का स्थायी भाव का है तो भैया हम सी के साथ चले जाएंगे, शोक है। आप इसके बारे में पता भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, करुण का स्थायी भाव शोक, शोक का मीन्स क्या होता है? दुख होता है। और करुण रस का भी भाव का मतलब इसमें उत्पन्न होता है, यानी जो आप करुण रस सीधे शब्दों में यानी शोक या दुख भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, और ये हम जो करुण रस का कब प्रयोग किया जाता है? जब मान लीजिएगा कोई आपकी प्रिय वस्तु हो जो उसका नाश हो जाए या वो आपको मिले ना, तो उसके लिए आप क्या करुण रस का प्रयोग करते हैं? शोक का, दुख का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 1 मिनट थोड़ा सा मैं ठीक करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। राम धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या भैया? अगर हम बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा, राम धीरे धीरे चलता, यानी बोल देते धीरे चलता तो भैया ये विशेषण हो जाए। आप बोल देते हैं धीरे धीरे चलता, बहुत धीरे धीरे चलता, तो भैया क्रिया विशेषण हो जाए। यानी विशेषता तो यही है कि वो धीरे चलता है,
लेकिन और धीरे धीरे चलता है, वो क्रिया क्या कर रहा है, बहुत और धीरे धीरे, ठीक है ना, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आपने क्रिया विशेषण के बारे में पता ही होगा, बेशब्द होते हैं भैया जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। यहाँ चलता क्या है, क्रिया है, ठीक है ना, और क्रिया है, लेकिन कैसी क्रिया, बहुत धीरे धीरे विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। चलिए अगला यहाँ पर देखा जाए, कौन आया कौन आया, वाक्य में कौन किस प्रकार का शब्द, भैया सीधी सी बात है, कौन की अगर यहाँ पर बात की जा रही है तो प्रश्नवाचक के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, जैसे कौन, कब, कहाँ आदि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना की अगर हम बात करें तो चले जाएंगे हम ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, भारत दुर्दशा, ये ध्यान में रखना है। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अगर बताएं तो आधुनिक हिंदी के साहित्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक साहित्य हिंदी के जनक किसे माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत दुर्दशा उनकी एक प्रसिद्ध नाट्य रचना है जिसमें उन्होंने तत्कालीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया है, ये आपको पढ़कर जाना है। इनकी और भी हैं, जैसे इनके और भी आपको बताएं, जैसे आपने देखा गोदान जो प्रेमचंद्र की थी, कामयानी जयशंकर प्रसाद की थी, ये भी आपको पढ़कर जाना है। गोदान प्रेमचंद, ये प्रश्न आते हैं यूपी टेट में। कामयानी जयशंकर प्रसाद, और आपको और भी है, जैसे मैथिली शरण गुप्त की थी, साकेत मैथिली शरण गुप्त की थी, ठीक है ना, ये आपको पढ़कर ही जाने, इनको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, प्रश्न आएंगे तो आएंगे ही, नहीं तो आप बहुत कुछ खो देंगे यूपी टेट के एग्जाम में। हाथी का स्त्रीलिंग शब्द, भैया हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होता है, सभी को पता है, यूपी टेट में कई बार आया है, अगर देख लीजिएगा यूपी टेट के कहीं ना कहीं प्रश्न पेपर में आपको मिल ही जाएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो का आखिरी प्रश्न है, समाप्ति की ओर है। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यूपी टेट इस बार क्वालिफाई करते हैं, आप बहुत बार दिया यूपी टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो अब होंगे, क्योंकि आपके लिए वो ऐसा चैनल आ गया है जहां मैराथन तो नहीं कराई जाती है, लेकिन वो प्रश्न कराए जाते हैं जो एग्जाम में मिलते हैं। तो चलिए, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है भैया, सीधी सी बात है, अगर हम इसकी बात करें तो आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अधिक प्रश्न, माफ कीजिएगा, आसमान पर चढ़ाना, यानी आसमान पर चढ़ना नहीं, आसमान पर चढ़ाना। मुझे देखने में थोड़ी समस्या होगी, हो मेरी कुछ देखने में भी समस्या है। तो देखिए आसमान पर चढ़ाना है, यानी आपको इस प्रकार से आसमान पर चढ़ा देते हैं कि इतनी प्रशंसा कर देते हैं, अत्यधिक प्रशंसा करना ही आसमान पर चढ़ाना होता है, ठीक है ना, यानी सीधी से इतनी तारीफ कर देना किसी व्यक्ति की, तो वही इसका अर्थ होता है। तो ये वीडियो का आखिरी प्रश्न था, कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।